वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म कॉमर्स की कुंजी। और जैसा कि महाराष्ट्र सेट का एग्जाम हो चुका है, आंसर की इंट्रीम आंसर की आ चुके हैं। तो अब बात हो रही है कि कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज किए जाए। तो मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को लेकर मैंने आज का क्लास जो है वो रेडी किया है। और जो भी आपके डाउट्स आए वो सारे क्वेश्चन को मैंने पिक करने का कोशिश किया है। और हाँ, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये हम लोग समझेंगे डिटेल में। ठीक है। एक चीज को याद रखना है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा 1000 रुपीज का कॉस्टिंग आ रहा है। और 1000 रुपीज ऐसे ही वेस्ट करना कोई मतलब कि समझदारी वाली बात नहीं है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि तोड़ मरोड़ के 100% वो क्वेश्चन का आंसर मेरा चेंज होना चाहिए। कहीं भी अगर आपको ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये भी सही है, ये भी हो सकता है, जो वो दिया है वो भी सही दिया है, तो फिर वैसे क्वेश्चन को चैलेंज करने से बचिएगा। वरना जल्दी जो बोर्ड होता है ना, वो जल्दी ही अपनी गलती को नहीं मानता है, इस चीज को समझिएगा। तो जहां पर बिल्कुल ही गलत है वहीं पर चैलेंज कीजिएगा, जहां पर 100% आप श्योर है कि इसका आंसर तो गलत है। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका पैसा वेस्ट होगा और क्या दिक्कत होगी। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया बच्चे का। पहले मैं बता दूं कि मैं सेट डी सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग का जो भी सेट है अपना देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सेट डी सॉल्व कर रही हूँ, जहां पे मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे, आप लोग के सेट में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे। फॉरेन बैंक का यहाँ पे डेफिनेशन बोला गया है। जिस बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन सेंड किया वो बोला मैम बी भी होगा और डी भी आपका हो सकता है। देखिएगा, यहाँ पे ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाना, बस सिंपल समझना है कि फॉरेन बैंक होता क्या है। आपको फॉरेन बैंक का सिर्फ आपको मीनिंग पूछा गया है। तो फॉरेन बैंक तो वही होता है जिसका हेड ऑफिस दूसरे कंट्री में है और ब्रांच ऑफिस जो है वो इंडिया में, यही फॉरेन बैंक होता है। जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो लग रहा है, और ये आंसर बोर्ड के द्वारा गिवन भी है और ये आंसर सही भी है। जहां तक रहा आपका ऑप्शन नंबर डी के बाद, तो ये एज पर सम कंडीशन है। ठीक है, एज पर सम एक्सटेंट है, या यहाँ पर कुछ इफ एंड बट्स है। यहाँ पर ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशन तो नहीं है ना। यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि ऑप्शन नंबर डी रिलेटेबल नहीं है, रिलेटेबल है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन बैंक। तो डेफिनेशन तो सीधा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो नो नीड टू चैलेंज, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपको ये पूछा गया कि यहाँ पर आपके जो स्पेसिफिक बैंकिंग फंक्शन जो है वो आपका कौन सा है, इसमें से कौन सा एक्ट स्पेसिफिक बैंकिंग फंक्शन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो आंसर गिवन है बोर्ड के द्वारा, वो गिवन आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल आपको करेक्ट है। जहां तक रहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होगा। बैंकिंग कंपनीज एक्ट आप लोग बोल रहे हैं मैम, कंपनीज एक्ट आ सकता है, बुक एविडेंस आ सकता है। देखिएगा, यहाँ पर बैंकिंग के फंक्शन से क्वेश्चन है कि उसके फंक्शन को लेकर जो है वो कौन सा एक्ट बना है। तो फंक्शन को लेकर उसका कौन सा एक्ट है, आपका इंडियन कॉइनेज एक्ट जो है, ये कॉइन को लेकर स्पेशली आपका बना हुआ है। बैंकिंग कंपनीज में कंपनी के बारे में बात होती है, यहाँ पे फंक्शन को लेकर कोई बात नहीं है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर बात होती है बैंकिंग कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ओनली ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही होगा। यहाँ पे जो भी मिंट वगैरह होते हैं, मिंट का मतलब क्या होता है, कॉइन जो होता है, मिंटिंग प्रेस जहाँ पे सिक्के बनते हैं, उसको लेकर जो एक्ट बना गया है वो एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ए बिल्कुल सही है, इसको भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिट ऑफ पीपल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली। यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, जबकि बोर्ड के द्वारा गिवन आंसर है आपका वो है सेल्फ रिटेंशन। तो देखिएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपने पोटेंशियल का कंप्लीट यूज कर सके, आपके पास जितना पोटेंशियल है आप उसका कंप्लीट यूज कर पाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका हैबिट के बारे में बात हो रहा है, हैबिट ऑफ पीपल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन। तो ये हैबिट और इंटरप्रिटेशन का रिलेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कैसे हो गया। यहाँ पर आंसर इसका सिलेक्टिव रिटेंशन ही होना चाहिए, और आंसर भी आपका सिलेक्टिव रिटेंशन ही गिवन है, नो नीड टू चैलेंज। आगे बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका अटेंशन, रिटेंशन, परसेप्शन, ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ना, ये 2018 में जो यूजीसी नेट का मैनेजमेंट का पेपर है, सेम क्वेश्चन वहां पर आया था। ठीक है, बट वहां पर हैबिट नहीं था, वहां पर कुछ और था, और उसका आंसर था वो डिस्टॉर्शन था। तो अच्छा है, आपका नेट का और मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी यहाँ पर सेट में देखा जाता है बिल्कुल, और सेट का क्वेश्चन भी आपका नेट में आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ के जो क्वेश्चन है
एमएच सेट के जो 100 क्वेश्चन है कॉमर्स के, आपको 2024 के जून वाले एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा पेपर। काफी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर था। कट ऑफ कितना होगा इसको लेके मैं अलग से दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी ही है। आगे हम लोग बात करते हैं कस्टमर वैल्यू का। इसका बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसका आंसर तो सेटिस्फैक्शन वैल्यू होना चाहिए, कि कस्टमर वैल्यू को कौन सा मैट्रिक है मेजर करने का। तो देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि कस्टमर वैल्यू जो है, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उससे उसकी वैल्यू पता चलती है। लेकिन कंपनियां, आपको कंपनियों के एवज में सोचना है कि कंपनियां क्या किस मैट्रिक्स का यूज करती है। तो कंपनी जो है वो आपका CLV का यूज करती है। CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एक ऐसा टेक्निक होता है, देखिएगा यहाँ पर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर जो है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में कंपनी से उसने कितना का सामान परचेस किया है, बस इस पे नहीं है, बल्कि उसने कितना का वैल्यू ऐड किया है कंपनी में, लो वैल्यू या फिर आपका मीडियम वैल्यू या हाई वैल्यू, इसको पूरी तरह से मेजर किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। सेटिस्फैक्शन वैल्यू यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और यही आंसर आपका गिवन भी है। नो नीड टू चैलेंज, बिल्कुल ये आंसर आपका करेक्ट है, डी ही होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी या किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं फिर से क्रॉस चेक एक बार कर लूंगी। बाकी मैं क्रॉस चेक करके सारे आंसर को लेकर आई हूँ जो भी आपके डाउट्स मेरे को मिले थे। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, CLV में चलते हैं। CLV क्या है हमारा, CLV तो हो गया हमारा। आगे बात करते हैं LLP एक्ट को लेकर। हाँ, इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, LLP का एडवांटेज जो है वो किस फर्म को मिलता है, तो हमको ये पता है कि LLP जो है वो पार्टनरशिप का और कंपनी का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये हम सभी लोग पढ़ते हैं। और इसके हिसाब से इसका जो आंसर है पब्लिक पार्टनर और आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी, इसका आंसर पार्टनरशिप फर्म इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आई अग्री कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन जो गिवन आंसर है वो आंसर क्या है, वो आंसर आपका सी है, जो कि बोर्ड ने आंसर दिया है। लेकिन एक एवज में अगर आप समझोगे तो LLP जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्या LLP पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। LLP में जो पब्लिक कंपनी आती है ना, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आती है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डी आंसर नहीं होगा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो, 1000 रुपया लगा रहे हो, तो वहां पे लगाओ जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। कल को अगर ये जो मैं कंडीशन आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो होती है वो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो LLP के अंतर्गत आपकी देखी जाती है, लिस्टेड कंपनी का कन्वर्जन नहीं होता। हाँ मैम, कन्वर्जन यहाँ पे क्यों ला रहे हैं, एडवांटेज का बात है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना, ये यहाँ पर आपका लॉजिक और अप्रोच पे डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या अप्रोच लगा रहा है और हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं। अगर ये अप्रोच बोर्ड लगाए कि यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनियां जो है वो यहाँ पर आपकी ओनली आती है, लिस्टेड नहीं आती है, तो उस केस से पब्लिक कंपनी तो हट गया ना। तो इसीलिए सी आंसर दिया है, सी ही आंसर रहने दीजिए। मेरे हिसाब से तो ये चैलेंज आप लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी आगे की इच्छा, अगर आप करना चाहें तो मैं रोकूंगी किसी को नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कह रहा है कि आपका RTI का काम ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। तो ये डेफिनेशन जो है किस में दिया गया, बच्चे ने मेरे को बोला कि मैम इसका आंसर सेक्शन 3 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन J होना चाहिए, और यही आंसर गिवन है और ये आंसर बिल्कुल आपका सही भी है। बोर्ड ने भी 2 सबसेक्शन J ही आंसर दिया है ना, मुझे एक बार कंफर्म करना। बोर्ड ने भी मेरे ख्याल से यही आंसर दिया और यही आंसर सही भी है। 2 सबसेक्शन J में क्या दिया हुआ है कि RTI का डेफिनेशन, ठीक है, RTI का जो डेफिनेशन है वो आपका कंप्लीट दिया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी से आप जो है इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हैं, ना कि क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे नहीं चलता है, क्यू एंड आंसर सेशन नहीं चलता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2J, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्म एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट which is held by or controlled by the any public authority। ये डेफिनेशन क्लियर कट आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन J में दिया गया है, इसीलिए 2 सबसेक्शन J ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ना कि सेक्शन 3। आगे बात करते हैं, उसके बाद रिड्यूसिंग और नेगेटिव द टैक्स लाइबिलिटी। मैम कुछ क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन चैलेंज करने में बताऊंगी, मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ।
सेट डी है, अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि सेट डी है और मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ, जो जो भी मेरे पास डाउट है। इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं बच्चे लोग कि मैम टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, और इसका आंसर जो गिवन है वो आपका टैक्स अवॉइडेंस गिवन है। इसका आंसर आपका टैक्स अवॉइडेंस ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, क्योंकि देखो यहाँ पर बात हो रहा है लीगली परमिसेबल। लीगली परमिसेबल तो प्लानिंग भी होता है, अवॉइडेंस भी होता है, ठीक है। लीगल उसके बाद आपका इज कॉल्ड, आपका इसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव रिड्यूसिंग और नेग्लेक्टिंग द टैक्स लाइबिलिटी। रिड्यूस कर रहे हैं और नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं टैक्स लाइबिलिटीज को, तो इसका आंसर आपका टैक्स अवॉइडेंस होना चाहिए। प्लानिंग जब होता है तो प्लानिंग वाले क्वेश्चन में ना डिडक्शन, एग्जम्पशन, प्रोविजन, ऐसे कुछ वर्ड यूज होने चाहिए कि आईटी एक्ट का डिडक्शन का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके जो भी एग्जम्पशन दिए हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो प्रोविजन आपका दिया हुआ इनकम टैक्स एक्ट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ वर्ड मेरे को दिया नहीं है, तो इसीलिए मैं टैक्स प्लानिंग की तरफ ना जाकर मैं टैक्स अवॉइडेंस की तरफ आऊंगी। और ये आंसर बिल्कुल आपका सही भी है, गिवन है यही आंसर, और यही होना भी चाहिए, नो नीड टू चैलेंज। आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को ठोको चैलेंज, इसको चैलेंज कीजिए आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी किसने दिया। तो ये माइकल पॉटर ने दिया है, हर कोई जानता है, आई थिंक 1885 के आसपास। तो ये माइकल पॉटर ने दिया है, और माइकल पॉटर ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव करके, नन ऑफ द अबव करके आप ये क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए, ठीक है। इसका आंसर जो है वो डेविड रिकार्डो दिया गया है, जो कि आपका रॉन्ग है, ओके। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 59 का। 59 में आप लोग को कंफ्यूजन क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पूछ रहा, आपसे ABM पूछ रहा, और आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, ABC चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चल रहा है इसीलिए आपको लग रहा है कि मैम आंसर तो हमारा B होना चाहिए, बट नो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अप्रोच है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा कि कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिड्यूस करने का काम आता है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में पूरा का पूरा मैनेजमेंट वाला जो काम आता है ना, वो सारा आ जाता है, इंक्लूडिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर C होगा, और C ही आपका गिवन भी है ना। एक बार देख लेना, यही सब गिवन है ना, मैं आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चल रही हूँ। इसका आंसर B नहीं होगा, C होगा, और C आंसर ही आपका बोर्ड के द्वारा दिया हुआ भी है। तो नो नीड टू चैलेंज, जस्ट आप इसको यही कीजिए कि कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बिजनेस फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे लिंक दिया, इसको आप सर्च कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में आपका ये टॉपिक दिया है, जहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट, कि एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है प्रॉफिट मेकिंग। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वो बोलेंगे कि नहीं, प्रॉफिट मेकिंग के अलावा भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल किसी भी फर्म का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, और आपका नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव आपका सोशल एक्टिविटीज भी होता है, सोशल वेलफेयर भी करना होता है। तो अगर ए को सही बोलोगे, ए जो है आंसर ये दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जो कि गलत है, क्योंकि अगर आप ए आंसर करोगे तो सी भी सही हो सकता है। सी क्यों नहीं गलत, सी क्यों नहीं सही होगा भाई? अगर प्रोडक्शन का भी उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा करे, प्रोडक्टिविटी अच्छा करे, बेस्ट करे, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, सोशल वेलफेयर करना, ये भी उसकी एक्टिविटीज है। लेकिन यहाँ पे जब मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है ना, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये सब इसके क्या होते हैं, आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आंसर शुड बी बी, है ना, बी आंसर आपका होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज करो। इसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया, इसको सर्च कर लीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा, कॉमर्स की कुंजी को सर्च कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक डाला होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको डाल दूंगी टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको दे दूंगी ताकि आपका ABCD जो भी सेट है उसमें से खोज कर आप आंसर कर लो। तो 2 क्वेश्चन हो गए चैलेंज वाले। तीसरा आ जाओ, रिग्रेशन वाला। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसका आंसर आपका जो है वो डी दिया हुआ है,
लेकिन इसका आंसर ए भी हो सकता है। नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि ए जो है ये कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन, ये जो आपको दिया है ना ऑप्शन नंबर ए, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में बात कर रहा है। डी जो है इसका आंसर गिवन है और इसका आंसर सही है। नो नीड टू चैलेंज, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसको आप चैलेंज कीजिए। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर कॉन्फिडेंस इंटरवल को अफेक्ट नहीं करता है। सैंपल साइज ऑलवेज इफेक्ट करेगा, कॉन्फिडेंट डिजायर भी आपका अफेक्ट करेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आप सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्फिडेंट डिजायर आपका देखा जाता है। इवन यहाँ पे वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन जो होता है वो भी देखा जाता है। ए बी सी ये तीनों ही जो होते हैं ना, ये इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करता है। यहाँ पर नॉट पूछ रहा तो आंसर शुड बी, है ना, आंसर शुड बी डी। आंसर क्या होना चाहिए आपका? डी होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट पूछ रहा तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए। ये आंसर आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि आपका विच इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है गुडनेस ऑफ मेजर में। यहाँ पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, गिवन आंसर जो है वो रिलायबिलिटी है, जो कि बोर्ड ने आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर आपका वैलिडिटी होना चाहिए। शुड बी, है ना, शुड बी ए। इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। क्यों ए होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट पूछा। क्या चीज नेसेसरी तो है। देखो, जब आप गुडनेस ऑफ मेजर कर रहे हैं किसी भी टेस्ट को, तो वहां पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दोनों चीज होना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दोनों में से अगर एक को चूज करना होगा तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा रिलायबल हो या आपका डेटा वैलिडेट हो? टाइम के साथ तो डेटा चेंज, आपके टाइम के साथ जो है वो डेटा आपका पुराना होगा, वहां पर उसको रिप्लेस करेंगे, चीजें नई आएंगी, वो तो आपका चेंज होगा। लेकिन रिलायबिलिटी, कि आपका डेटा रिलायबल है कि नहीं, आपने जो सर्च किया वो रिलायबल है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से रिलायबल जो है वो होना चाहिए, और यहाँ पे नॉट पूछा है, इसीलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आप चैलेंज करो, ठीक है, इसको आप क्या करो, चैलेंज करो। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, ये भी आपका क्वेश्चन चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, और जो इन्होंने आंसर दिया है वो इन्होंने क्या आंसर दिया है? इन्होंने डी आंसर दिया है। 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। अगर देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे फॉल्स पूछ रहा है और बोल रहा है कि ए को हम लोग टाइप 1 एरर बोलते हैं, बी को हम लोग टाइप 2 एरर बोलते हैं, और सी 1 माइनस अल्फा को पावर ऑफ टेस्ट। अब देखो 1 बाई ए और 1 बाई बीटा और 1 बाई अल्फा दोनों तो पावर ऑफ टेस्ट नहीं होगा, कोई एक ही फॉर्मूला होगा। तो 1 बाई बीटा को पावर ऑफ टेस्ट जो है वो कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आंसर शुड बी, आंसर शुड बी, आंसर शुड बी सी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने इसका आंसर बी दिया है, जो कि आपका रॉन्ग है। तो इसको आप क्या कीजिए, चैलेंज कीजिए। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है, मैंने आपको लाइन से बता दिया, एक बार देख लीजिए अच्छे से कौन कौन से क्वेश्चन नंबर। 89 क्वेश्चन नंबर आपको चैलेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 88 नंबर क्वेश्चन भी आपको चैलेंज करना है। उसके बाद 87 नंबर भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन भी आपको चैलेंज करना है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, और आपको ये 45 नंबर 5 क्वेश्चन टोटल, 5 क्वेश्चन जो है ना, और तो कोई नहीं है ना, और तो कोई मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। हाँ, ये 5 क्वेश्चन जो है आपके चैलेंज होने चाहिए। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। मैंने क्रॉस चेक करके अच्छे से जो श्योर शॉट है वो आपको बताएं, बाकी एक बार भी आप लोग खुद से देख लीजिए, क्योंकि 1000 रुपये लगेगा भाई, तो आराम से देख कर। और हाँ, अगर हो सके तो आपस में डिसाइड कर लीजिए कि हर व्यक्ति एक एक क्वेश्चन को आप ये कर दे, चैलेंज कर दे। एक ही जन 5 को करोगे तो 5000 रुपये लग जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आपस में आप कमेंट कीजिए, ग्रुप बनाइए, मिलिए और पूछिए भाई कि तू ये क्वेश्चन चैलेंज कर दे, मैं ये क्वेश्चन चैलेंज कर देती हूँ या कर देता हूँ, ताकि पैसा आपका सेव हो। ये भी आपको सोचना है। अब
कोई कौन सा कर रहा है कोई कौन सा नहीं कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन गुड फेथ पर बात कीजिए और आपस में डिस्कस कीजिए जो भी एमएच सेट वाले कॉमर्स वाले बच्चे हैं कि भाई तुम क्वेश्चन नंबर 87 कर दो, हम 88 कर देंगे, तुम 89 कर दो। ऐसे 4-5 लोग मिलकर अगर कर लेंगे तो आपका 1000 में हो जाएगा, वरना एक को 5 लग जाएगा और हो सकता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर क्रैक हो जाए। डे बाय डे एग्जाम भी टफ होते जा रहा, बाकी कट ऑफ कितना जाएगा ये मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और हाँ, टेलीग्राम में दे दूंगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ और जो भी मेरे अपकमिंग क्लासेस होंगे उसका इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।